हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिकरण आरटीआई 2009। और फिर पढ़ेंगे हम लोग चिंतन के बारे में। चिंतन के बाद पढ़ेंगे हम लोग उसमें उसी में टॉपिक है आपका आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। तो फ्रेंड्स एक एक करके टॉपिक बहुत सारा है, तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे सीटेट की तैयारी करने वाले छात्रों को ये क्लास पहुंच पाए। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए फ्रेंड, समाजीकरण यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है और पूरे जीवन तक निरंतर चलने वाली यह एक प्रक्रिया है। यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होता है। ठीक है, आगे समाजीकरण इकाइयों कुछ प्रकार। बच्चों के समाजीकरण को मुख्यतः दो एजेंसियों की काम करती है। पहला जो हमारा है वो है सक्रिय एजेंसी। इसका जो है कि बच्चों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे कि परिवार, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, स्वास्थ्य, क्लब और स्कूल। दूसरा हमारा जो है निष्क्रिय है, जिसमें जो है कि इस पर जो है सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है बच्चों पर। ठीक है, इस प्रकार की एजेंसियां हैं जैसे कि पुलिस हो गया, सार्वजनिक व्यवस्था हो गया, पुस्तकालय हो गया, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट। समाजीकरण की इकाइयाँ। पहली जो इकाई है समाजीकरण की आरंभिक इकाई जो परिवार से होता है, और यह समाजीकरण की पहली इकाई है। दूसरी जो है हमारा स्कूल है, टीचर, गेम, मीडिया और सोशल धार्मिक हो गया। संस्थाएं, ये जो है सोशलाइजेशन की सेकेंडरी एजेंसी होती हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग अनुवांशिकता। अनुवांशिकता या अनुक्रम क्या होते हैं? तो मानव विकास में दोनों प्रकार का महत्वपूर्ण योगदान होता है, विकास एंड डेवलपमेंट, हेरिडिटी और एंड एनवायरमेंट। ठीक है, हेरिडिटी जब अनुवांशिकी यानी कि जीन्स गुण जैसे कि आंख, कान, नाक, चिंतन, लंबाई, बुद्धि आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो इसे कहा जाता है हम लोग अनुवांशिकता या वंशानुक्रम। नेक्स्ट हमारा ये रहा कि एनवायरमेंटल से अभिप्राय है हमारे चारों तरफ का माहौल, जैसे घर, स्कूल, परिवार, पड़ोस, भोजन आदि। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे हमारे शरीर में दो प्रकार के सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। एक एक्स होता है, एक वाई होता है, और दोनों मिलाकर टोटली जो है कि 46 होते हैं, और कहेंगे तो 23 जोड़े, 23 का दूना 46। ठीक है, महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि प्रत्यागमन का सिद्धांत है विपरीत गुणों का उत्पन्न होना, यानी तेज बुद्धि वाले माँ बाप के कम बुद्धि वाले बच्चे होना, या कम बुद्धि वाले बच्चों के तेज बुद्धि वाले बच्चे होना। इसको हम लोग कहा जाता है प्रत्यागमन सिद्धांत, यानी उसके विपरीत सिद्धांत। और है गाल्टन का सिद्धांत। इसमें क्या, इसके अनुसार जब बच्चों के गुण पीढ़ी से भी ट्रांसफर होते हैं, जैसे कि दादा दादी से, तो गाल्टन का सिद्धांत या जीव गणना सिद्धांत कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जब ट्रांसफर होते हैं कि दूसरी पीढ़ी में, तो इसको कहा जाता है गाल्टन सिद्धांत। नेक्स्ट हमारा ये रहा कि बीजमैन का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बीजमैन का सिद्धांत यहाँ से। तो बीजमैन का सिद्धांत जो है, इसके अनुसार माता पिता से प्राप्त बीज कोष कभी खत्म नहीं होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में निरंतर चलता रहता है। और हमारा आ गया ग्रेंडजन मेल्टर। इन्होंने आनुवंशिकता का जनक कहा था। इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग निर्धारित किए थे। कॉन्वर्जेशन, इमोशन एंड माइंड मैपिंग। संज्ञान का मतलब होता है कि सूचनाओं का ग्रहण, यानी कि मनुष्य जिस पर्यावरण में रहता है उस वस्तुओं की घटनाओं का प्रतिधारणा बना रहता है। ठीक है, यहाँ हमारा यही संज्ञान कहते हैं। संज्ञान के अंदर बहुत सी मानसिक क्रियाएं आती हैं, जैसे कि कल्पना, चिंतन, तर्क आदि। संज्ञानात्मक विकास के चरण। ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे संज्ञानात्मक विकास के चरण। तो उसका पहला चरण जो हमारा है वो है अवधान। संज्ञान का प्रयोग करते समय बच्चा पहले अवधान करता है,
दूसरा जो है स्मृति, जब बच्चा अपने वातावरण के चारों ओर की चीज़ों का अध्ययन कर लेता है तो वह उससे संबंधित सूचनाओं को अपने दिमाग में इकट्ठा कर लेता है। फिर तीसरा हमारा हो गया मेटा कॉग्निशन, यानी कि इसे सूचनाओं को वर्गीकृत करके सही समय पर सही सूचना को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। मेटा कॉग्निशन बच्चों को उसके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उसकी समझ की जांच करने में हेल्प करता है, यानी उनकी मदद करता है। अब हम देखते हैं मानचित्र। तो मानचित्र में यानी कि माइंड मैपिंग में क्या होता है, इसके द्वारा हम सूचनाओं को अपने संज्ञान में चित्र बनाते हैं। इसे मन की क्रियाशीलता का अनुसंधान भी कहते हैं। इसमें जो है कि हम अपने मन को क्रियाशील रखते हैं और खोजबीन करते रहते हैं। अब हमारा क्या संवेग, संवेग क्या होता है फ्रेंड्स? तो संवेग जो है कि ये वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है। इसे अलग अलग शारीरिक परिवर्तन द्वारा पहचाना जा सकता है। संवेगों के प्रकार, संवेग कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, मैकडूगल को संवेग का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने संवेग को 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई जो संवेग से जुड़ी हुई है। मूल प्रवृत्तियां और उसके संवेग देख लीजिए। पलायन का वेग का जो संवेग होता है वो भय होता है, संबंधित है। जिगुप्सा का क्रोध से संबंधित है। निवृत्ति का घृणा, जिज्ञासा का आश्चर्य, रचनात्मक वात्सल्य, संचय प्रवृत्ति का स्वामित्व की भावना, सामूहिकता, एकीकरण, काम का कामुकता, आत्मगौरव का श्रेष्ठ की भावना, और दैत्य का हो जाएगा आपका आत्महीनता। भोजन अन्वेषण का हो जाएगा आपका भूख, ह्रास का हो जाएगा आमोद। संज्ञान और संवेग आपस में क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। अभिप्रेरणा मोटिवेशन 2 प्रकार की होती है। पहला होती है इंटरनल मोटिवेशन यानी आंतरिक अभिप्रेरणा, और दूसरा होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन यानी बाह्य अभिप्रेरणा। मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा किसे कहते हैं? तो अभिप्रेरणा एक ऐसी आंतरिक शक्ति होती है या बल होता है जो जुनून होता है, जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है और उसे आकर्षित करता है। जैसे कि पेपर पास करने के लिए बच्चों को जो शक्ति लगाते हैं वही उनका होता है एक अभिप्रेरणा। हम देखेंगे इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है, यानी आंतरिक अभिप्रेरणा। जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित होता है तो वह आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है। जैसे कि अगर कोई अपनी मर्जी से टीचर बनना चाहता है तो इसे हम लोग कहेंगे आंतरिक अभिप्रेरणा, और किसी को अगर दबाव दिया जाए तो उसको कहेंगे बाह्य अभिप्रेरणा। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर एक्सटर्नल मोटिवेशन यानी बाह्य अभिप्रेरणा। जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए बाह्य रूप से दूसरों द्वारा प्रेरित होता है, अभिप्रेरित होता है, तो वह बाह्य अभिप्रेरणा कहलाती है। जैसे कि बच्चों को सरकारी नौकरी बनने के लिए पुरस्कार या दंड या लालच देना, ये हो जाएगा आपका बाह्य अभिप्रेरणा। नेक्स्ट हमारा हो गया कि मैस्लो के अनुसार जो हमारी 5 तरह की आवश्यकताएं होती हैं। पहला जो आवश्यकता है दैहिक आवश्यकता, फिजिकल नीड्स। दूसरा, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के सिद्धांत कितने हैं? तो पहला जो हमारा होता है मस्ल का आवश्यकता पदाक्रम अनुक्रम सिद्धांत। ठीक है, और इसको कहेंगे आत्मबुद्धि का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो है कि इसके प्रतिपादक जो है कि अब्राहम एच मास्लो 1968 से 70 ईस्वी में अब्राहम एच मास्लो थे। ठीक है, दूसरा जो है कि सुरक्षा की मांग, तीसरा है आत्मीयता की आवश्यकता, चौथा है सम्मान की आवश्यकता। ठीक है, तो 4 हमारे हो गए ये। अब है अभिप्रेरणा के चक्र। अभिप्रेरणा के जो चक्र हैं, पहला है आवश्यकता, दूसरा है अंतोनाद अथवा प्रबल प्रेरणा, तीसरा जो हमारा है उद्वेलन अथवा उत्तेजना, 4 नंबर जो है लक्ष्य निर्धारित व्यवहार, 5 नंबर उपलब्धि, 6 नंबर उत्तेजना की कमी अथवा उद्वेलन, 6 नंबर हो गया हमारा 6 ही होता है।
अब हो गया हमारा निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, इसके बारे में देख लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, निदानात्मक शिक्षण अथवा डिएनोटिक टीचिंग, निदान का अर्थ होता है कि कारण को जानना, यानी इसमें बच्चों की असफलता और कमियों को पता लगाया जाता है। ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण, बच्चों की कमियों को पता लगाने के बाद उनका जो है कि समाधान किया जाता है, फिर दोबारा से शिक्षण करवाना ही हमारा उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर है भाषा। अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना ही भाषा कहलाती है। भाषा और विचारों में गहरा संबंध होता है। भाषा का जो स्वभाव एवं क्रम मनोवैज्ञानिक क्रम है। पहले जो भी करेगा तो सुनेगा, फिर उसके बाद बोलेगा, उसके बाद ही पढ़ेगा, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना। ठीक है, इसको याद रखेंगे, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, ठीक है, कि भाषा के विकास के सिद्धांत। परिपक्वता का सिद्धांत है। परिपक्वता से अभिप्राय है कि भाषा व अवयव एवं स्वरों पर नियंत्रण होना, जैसे कि बोलने में जीभ, गला, तालु, होंठ, दांत और स्वतंत्र यंत्र आदि परिपक्वता होते हैं तो भाषा पर अच्छा नियंत्रण होता है। और जब अभिप्रेरणा यानी विचारों का आदान प्रदान भी अच्छा होता है। अनुबंधन, किसी वस्तु से जोड़कर बताना का सिद्धांत जो है कि सहसावस्था में बच्चों को शब्दों की जानकारी मूर्त वस्तुओं जो दिखाई दे सकें से जोड़ कर दी जाती है। यह बच्चों को उन चीज़ों या वस्तुओं को दिखाया जाता है तो बच्चा जल्दी सीखता है। चौथा नंबर हमारा अनुकरण यानी कि नकल का सिद्धांत। ठीक है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बालक अपने परिजनों और साथियों की भाषा का अनुकरण करके सीखता है। नेक्स्ट हमारा है चिंतन। चिंतन क्या होता है फिर देख लेते हैं। तो चिंतन किसी भी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो भी विचार या उत्पन्न होते हैं वह विचार चिंतन कहलाते हैं। चिंतन का आरंभ समस्या उत्पन्न होने पर होता है और समस्या समाप्त होने पर समाप्त हो जाता है। अब देखेंगे हम लोग चिंतन के प्रकार। ठीक है फ्रेंड्स, तो चिंतन जो हमारा होता है, पहला होता है स्वलीन चिंतन, यथार्थवादी चिंतन। ठीक है, तो स्वलीन चिंतन क्या होता है कि स्वयं में लीन रहना, यानी ऐसी कल्पना करना जिससे कोई वास्तविक रूप से ना हो, स्वलीन चिंतन कहलाता है। दूसरा नंबर की यथार्थवादी चिंतन, यह जो है चिंतन वास्तविक रूप से संबंधित होता है। टाइप ऑफ रिलेटिव थिंकिंग, यानी कि एक होता है हमारा अभिसारी चिंतन। इसमें जो है कि समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है और जो है कि समस्या का एक ही समाधान होता है। जैसे कि भारत इसके द्वारा खोजा गया था, इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान बंद अंत वाला होता है। ठीक है, जिसके कई उत्तर हो। अपसारी चिंतन यानी कि इनमें समस्याओं के एक ही बिंदु पर केंद्रित न होकर इनमें समस्याओं की कल्पना शक्ति, सृजनात्मक का प्रयोग कई प्रकार से हल किया सकता है, जैसे कि दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन करें आदि। इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान मुक्त अंत वाला यानी ओपन एंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग, यानी गुण और दोष को देखते हुए किसी बात को स्वीकार करना क्या कहलाता है, हमारा आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आगे, चिंतन के प्रकार। प्रत्यक्षात्मक चिंतन यानी कि कॉन्ग्रेटिव थिंकिंग, यानी मूर्त जो चीजें हमें दिखाई देती हैं उसके बारे में चिंतन करना प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहलाता है। यह चिंतन निम्न स्तर का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा हमारा है प्रत्यक्षात्मक चिंतन यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी अमूर्त जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती हैं उसके बारे में प्रत्यागमन करना हम लोग कहलाता है प्रत्यागमन चिंतन। नेक्स्ट हमारा तीसरा है काल्पनिक चिंतन, यानी पूर्व अनुभव के आधार पर ही कल्पना करते हैं तो इसे हम कहते हैं काल्पनिक चिंतन। नेक्स्ट हमारा जो है चौथा है तार्किक चिंतन, किसी चीज या किसी वस्तु के बारे में तर्क करना, विचार करना, तार्किक करना चिंतन के अंतर्गत आता है। यह चिंतन का सर्वोत्तम स्तर है। जेंडर
यह एक सामाजिक संरचना है जो समाज के द्वारा निर्धारित होती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है जेंडर वाइज यानी लैंगिक पूर्वाग्रह। इसमें जो है कि मेल और फीमेल दोनों में अंतर किया जाता है, जैसे कि स्कूल कंपटीशन में बॉय को और गर्ल में से गर्ल को प्राथमिकता दी जाए। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा है कि एक टीचर को हमेशा दोनों को बराबर मानना चाहिए और लड़का लड़की में अंतर नहीं करना चाहिए। यहाँ तक हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा है कि जेंडर स्टीरियोटाइप यानी लिंग रूढ़िवादिता। जो चीजें तथ्य पहले से ही चलती आ रही हैं उसको मानना जेंडर स्टीरियोटाइप यानी रूढ़िवादिता कहलाता है। जैसे कि महिला घर के बाहर के काम करेगी, महिला घर के अंदर के काम करेगी यहाँ पर फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर महिला जो है कि घर के अंदर के काम करेगी, ठीक है, और पुरुष जो है बाहर का काम करेगा। ठीक है, ये सही। ये वाला इसमें दोबारा जुड़ गया है। यहाँ से अब हम पढ़ेंगे शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार जो है कि आरटीआई 2009, ठीक है फ्रेंड्स, वर्ष 2002 में जो है कि संविधान के 86वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 21वें ए के भाग 3 के माध्यम से जो है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। इसमें जो है कि इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह अधिनियम पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। आरटीई यानी रेगुलेटरी एक्ट एजुकेशन। हमारा गया आपका धारा 12। आरटीई 2009 के अनुसार जो है कि प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं, तो इसमें हमारा है 25%। ठीक है, धारा 12 के अनुसार। धारा 13 के अनुसार क्या है, तो धारा 13 के अनुसार है कि प्रत्येक व्यक्ति फीस लेने पर शुल्क का 10 गुना जुर्माना देना होगा। आरटीआई का जो ऑफिशियल नाम है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, इसका हमारा हो गया निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इसको कहते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 14 हमारा क्या कहता है, किसी बालक के पास जन्म प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में विद्यालय में प्रवेश लेने से रोका नहीं जा सकता। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हमारा धारा 15 क्या कहती है कि बच्चों को शैक्षणिक वर्ष एकेडमिक ईयर्स के आरंभ में प्रवेश दिया जाएगा। धारा 16 क्या कहती है कि स्टूडेंट को न तो क्लास में फेल किया जाएगा और न ही विद्यालय से निकाला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा है कि आरटीआई 2009 के अनुसार जो इसमें जो है कि फ्रेंड्स जो उच्च प्राथमिक वर्ग है उसमें जो छात्रों और शिक्षक का अनुपात होता है, तो शिक्षक और छात्र और शिक्षक का अनुपात जो होता है 35:1 होता है। ठीक है, यही इसमें दिया है इसका। नेक्स्ट हमारा है 17 धारा। इसमें बच्चों को जो है कि शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है, इसको दंड नहीं दे सकते हैं। 24 में शिक्षक के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है और 27 में जो आपका है धारा 27। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स हमारा जो है कि आरटीआई 2009 के अकॉर्डिंग शिक्षक को जो है कि गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, जनगणना, चुनाव और आपदा प्रबंधन को छोड़कर। इसके अलावा किसी भी स्थिति में नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में छात्र तथा शिक्षक का अनुपात जो होता है कि 30:1 होता है और उच्च प्राथमिक वर्ग में जो है कि 35:1 होता है, यही वहाँ पर दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आरटीई 2009 के अनुसार जो है कि कक्षा 1 से 8 तक
यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या जो है कि 200 से अधिक है तो वहाँ पर शिक्षक और छात्र का अनुपात जो है कि 40:1 होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये है कि यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हों तो इसके लिए जो है कि प्राथमिक प्रावधान जो है कि एक अध्यापक और 5 शिक्षक होने चाहिए। RTI 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य करना चाहिए, तो 45 घंटे न्यूनतम उनको कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट है कि RTI 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक कार्य जो है कि कार्य दिवस 800 घंटे, ठीक है, और 200 दिन है। RTI 2009 के अनुसार जो है कि किस कक्षा तक के बालक को निष्कासित नहीं किया जा सकता, कक्षा 8 तक के आप निकाल नहीं सकते हैं। RTI 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के घर से दूरी कम से कम होनी चाहिए 1 किलोमीटर, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस अधिनियम की अनुसार स्कूल की विकास के अनुदान एवं खर्च का जो उत्तरदायित्व तो है वो विद्यालय समिति प्रबंधन का होता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक किया गया कि RTI 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए, तो इसमें हमारा है समावेशी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के अधिक समझाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा। RTI 2009 के अनुसार जो कि उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक कार्य वह कार्य दिवस कितना होता है, तो 1000 घंटा है और 220, वही प्राथमिक के लिए आपका जो उधर बताया है आपका 800 घंटा और 200 दिन, इसके लिए 1000 घंटा और आपका हो गया 220 दिन। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा हो गया RTI 2009 के अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के लिए RTI 2009 के अनुसार जो है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, उसका अभिभावक यानी उसका पिता होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब NCF वाला पूरा नहीं है, हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, NCF वाला हम लोग कल पढ़ेंगे और इसमें जुड़ गया है, इसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है अभी RTI वाला। यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हैं तो इसके लिए प्रधान 5 शिक्षक होना चाहिए। RTI 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे होने चाहिए, 45 घंटे होने चाहिए। और RTI 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक कार्य और घंटे जो है कि 800 घंटे और 200 दिन होने चाहिए। यही है फ्रेंड्स, रिपीट हो गया है थोड़ा सा, तो रहने देते हैं। आज के लिए इतना ही क्लास, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।